नमस्ते, मैं हूँ रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और हम बात करने जा रहे हैं कि अगले सप्ताह यानी कि 7 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल के बीच में शेयर मार्केट का रुझान किस तरफ रहेगा। विशेष तौर पे जब ये 2 अप्रैल के बाद ट्रंप का जो टैरिफ है वो आ गया है और सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व को इसने हिला कर रख दिया है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से मार्केट में गिरावट आई और आगे कितनी गिरावट की संभावना है या मार्केट थमेगा, कैसा चलेगा, इस सब विषय पे हम सुभाष जी से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि पिछले सप्ताह मार्केट कैसा रहा। निफ्टी 22,902 का लो बनाया फ्राइडे को यानी कि लास्ट डे, और 23,565 का उसने हाई बनाया था और 23,904 पे बंद हुआ। और अगर इसमें एक चीज देखने वाली बात है, जो 23,900, 22,904 पे, हाँ 22,904 पे, माफी चाहता हूँ, 22,904 पे निफ्टी बंद हुई है, जो कि 1.5% के करीब करीब गिरावट आई है। 346 पॉइंट गिरे हैं। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 50,742 लो बनाया था मंगलवार को। फ्राइडे को 51,894 का हाई बनाया है और 51,503 पे फ्राइडे को बंद हुआ है। और इस पे 95 पॉइंट मात्र जो है गिरावट आई है बैंक निफ्टी में। ये भी हम सुभाष जी से पूछेंगे कि आखिर बैंक निफ्टी में इतनी गिरावट क्यों नहीं आई। अगर हम एफआईआईस की बात करें तो तकरीबन जो है लगातार उसने पिछले सप्ताह अप्रैल में बिकवाली ही करी है। 13,730 करोड़ की लगभग उसने बिकवाली कर दी है, सौदा बेचा है। और कोई भी ऐसा दिन नहीं गया है जिसने उसने खरीदारी करी हो। फ्राइडे को 3,483 करोड़ रुपए के आसपास की उसकी बिकवाली करी है। तो आगे क्या रहने वाला है, जो 26% का ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसका क्या इम्पैक्ट और अभी हमें मार्केट में देखने को मिलेगा, या कहीं ना कहीं आके थोड़ा सा ये बैलेंस आउट होता हुआ दिखेगा, या जो अभी पीछे मार्केट जिस तरह से गिरा था, लो बनाया था उसने 21,800 का, क्या वहां उस तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। इन सब विषय पे हम चर्चा करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे जी फॉलो करते हैं। बिल्कुल सुभाष जी, काफी लोग अब आपको फॉलो करते हैं और आपके विश्लेषण को देखते हैं, सराहते हैं कि जिस तरह से आप सिंपल भाषा में लोगों को समझा देते हैं सारी अर्थव्यवस्था, तो वो लोगों को थोड़ा सा समझ आती है। क्योंकि बड़ा जब लोग क्रिटिकली समझाते हैं, बड़े बड़े जार्गन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोगों के सिर से गुजर जाती है। लेकिन आप जो सरल भाषा में समझाते हैं तो वो लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ जाती है। तो सुभाष जी ये बताइए कि 2 अप्रैल को जैसे ट्रंप का अनाउंसमेंट हुआ था टैरिफ का, लेकिन अगर उसके बाद 3 अप्रैल को मार्केट गिरी नहीं और 4 अप्रैल को इतनी बुरी तरह से धड़ाम हुई, इसके पीछे क्या केमिस्ट्री रही, क्या फिलॉसफी रही? देखो ऐसा है रविंदर जी, हाँ जी। अ, क्या 2 अप्रैल को डिक्लेयर की पॉलिसी है ना, जी। और टैरिफ रेट। तो कई बार क्या होता है, पूरा एनालिसिस नहीं होता हम्म। मार्केट के अंदर, है नहीं। और जब पूरा एनालिसिस होता है तो मार्केट में समझ में आता है। हमने कई बार देखा है बजट के अंदर, जिस दिन बजट आता है मार्केट रिएक्ट कम करता है ऊपर या नीचे, उसके अगले दिन काफी रिएक्ट करता है नहीं, या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं वो एकदम क्लियर नहीं होती हैं, लोगों ने पढ़ा नहीं होता, इन्वेस्टर को इतनी नॉलेज नहीं होती, तो उसका भी इम्पैक्ट रहता है। और ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, ये हलचल मचा दी, भूचाल कर ला दिया है जी। नहीं। अभी जैसे चाइना को 34% लगाया और हम्म। 20% उनके पास पहले लगा हुआ था, तो जी। 54% हो गया। जी। तो चाइना ने भी इसको रिटेलिएट किया जी। कि भी हमें 34% हम अमेरिकन गुड्स कोई भी वो और एक्सपोर्ट लगाएंगे। करें हमें, और उसको हाँ हम जी। लगाएंगे। और हम्म। अर्थ मूविंग की भी कुछ आइटम्स उन्होंने बैन कर दी, जी। है ना, कि जी वो। तो ऐसे रिटेलिएशन, कुछ कंट्री रिटेलिएशन कर रहे हैं, जैसे इंडिया रिटेलिएशन बिलीव नहीं कर रहा, वो बायलैटरल एग्रीमेंट में बिलीव कर रहा है। ऐसे बहुत हम्म। सारी कंट्रीज हैं जो बायलैटरल एग्रीमेंट में बिलीव कर रहे हैं, और जो टैरिफ लगाए हैं हो सकता है ये काफ़ी रिड्यूस हो जाएँ बायलैटरली, हम्म। रेसिप्रोकली। तो क्या है कि ये अभी एकदम यूएस ने लगा दिया है, और इसके लगाने से यूएस मार्केट एस&पी 6% डाउन हुआ है, जी। और नैस्डैक 6.1% डाउन हुआ है 4 अप्रैल को। जी। और
आप देखेंगे तो एक दिन के अंदर 5.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर यूएस साफ के हो गए। अंदर कम हो गया। जी। वहां की स्थिति देखिए, ये सिचुएशन ऐसी है कि यूएस ने लगा तो दिया, लेकिन वहां की इकोनॉमी पूरी हिल चुकी है। पूरी हिल वहां चुकी पर है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भी वहां पर भी बहुत प्रेशर है कि भी कैसे इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। वहां फेड रिजर्व की 4 तारीख को स्टेटमेंट आई है, दे आर नॉट कंफर्टेबल। ये कह रहा है, ट्रम्प ट्रम्प कह रहा है कि यू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट। वो कह रहा है कि भी हम्म। इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा, इतना टैरिफ लगा रहे हो, तो वो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है। रिसेशन आएगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो चीजें पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेड है वो कम हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड का ट्रेड कम। बिल्कुल, वर्ल्ड का ट्रेड कम हो जाएगा भाई, कंजम्पशन ही कम हो जाएगा भाई, हर आदमी के लिए, हाँ, वहां के नागरिक के लिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो 26% चीजें तो वहां महंगी इमीडिएटली हो जाएंगी। इमीडिएट। अच्छा, फिर दूसरी बात कि कोई भी चीज इतनी एकदम स्टीप कोई भी करना होता है तो उसको, मुझे लगता है कि ये नेगोशिएशन के लिए तैयार है और ये कह रहा है कि यू कम टू माय टेबल, मैं बायलैटरल एग्रीमेंट करूंगा, आप बोलो आपका टैक्स कम करो, मैं भी टैक्स कम कर देता हूं। तो मतलब ही इज ए बिजनेसमैन, और ये सस्टेनेबल नहीं है ये टैरिफ्स, और लोगों को बिलीव नहीं है कि ये टैरिफ बने रहेंगे। तो मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जो ये बिलीव करते हैं कि भाई यदि ये टैरिफ बने रहे तो हो सकता है मार्केट और नीचे जाए, है ना। हम्म। लेकिन तो मतलब लोग, ये मतलब एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि ये ट्रम्प की नेगोशिएशन टैक्टिक्स हैं कि भाई इस तरह से अगर हम ये प्ले करें तो हो सकता है हम कुछ फर्दर बेहतर अमेरिका के लिए नेगोशिएट कर पाए। मतलब ही इज ए ग्रेट नेगोशिएटर, और वो नेगोशिएशन में विश्वास कर रहा है। वो थ्रेट का है ये मामला, है नहीं। और आप देख लेना कुछ टाइम बाद काफी रैशनलाइज हो जाएंगे काफी कंट्रीज, क्योंकि मेरे पास लिस्ट है कि इसने कितने कितने टैरिफ लगाए हैं। जी। देखिए, इंडिया पे तो 26% लगाया है, चाइल पे 10% लगाया है, इजराइल पे 17%, ब्राजील पे 10%, चाइना पे जी। 34%, जापान पे 24%, टर्की पे 10%, ताइवान पे 32%, वियतनाम पे 46%, पाकिस्तान पे 29%, थाईलैंड पे 36%, ऑस्ट्रेलिया पे 10%, मलेशिया पे 24%, कोलंबिया पे 10%, श्रीलंका पे 44%, सिंगापुर पे 10%, इंडोनेशिया पे 32%, कंबोडिया पे 49%, फिलीपींस पे 17%, स्विट्जरलैंड पे 31%, बांग्लादेश पे 37%, साउथ कोरिया पे 25%, साउथ अफ्रीका पे 30%, यूनाइटेड किंगडम पे 10%, यूरोपियन यूनियन पे 20%। जब 20%। आप इतने इस और लेवल के ऊपर पूरे वर्ल्ड से नहीं लड़ सकते, हाँ, और और ब्रिटेन पे पूरा शायद वर्ल्ड 10% रिटेलिएट कर लगाया रहा है। है। जी, मैंने कहा ब्रिटेन पे 10% लगाया है। हाँ जी। अच्छा, ये एडिशनल टैरिफ है, जो जी। जो टैरिफ चल रहे हैं उसके हाँ, वो अलावा। तो चल ही रहे हैं, बिल्कुल एडिशनल है ये। हाँ, अच्छा, ये एक चीज और एडिशनल है। सुभाष जी, जब मैंने भी देख रहा था तो आई थिंक मैक्सिको और कनाडा को भी इससे वंचित रखा हुआ है, उस पर नहीं लगाया है। मैक्सिको और कनाडा पे अभी इस लिस्ट में नहीं लगाया है, क्योंकि अच्छा, एडिशनल उन्होंने पहले ही लगा दिया था पहले ही 25%, जो लगा दिया। है ना। और अभी वो रिव्यू करेंगे, क्योंकि मैक्सिको और कनाडा ये इनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बड़े पार्टनर हैं, बड़े है पास। नहीं। और भाई आई उनका थिंक ये, सबसे ज्यादा मतलब इंपोर्ट अमेरिका में मैक्सिको से ही होता है। हाँ, एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट भी। मैक्सिको, जी। कनाडा और चाइना, तीन हम्म। इनके सबसे बड़े पार्टनर हैं। कोई भी जी। ऊपर नीचे 1 2 3 कह सकते हैं। हाँ, चाइना मैक्सिको जैसे, नंबर 1 है, कनाडा नंबर हाँ, 2 है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब मैक्सिको नंबर 1 है और हाँ कनाडा जी, नंबर कनाडा। 2 है नहीं, ना। चाइना नंबर 2 था, चाइना। चाइना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में इसका हिसाब है, मैं बता देता हूँ, है जी। नहीं। जी। हाँ, चलिए, कोई खास मीनिंग नहीं है इस चलिए, बात हाँ का। हाँ, कोई खास मीनिंग नहीं है, बिल्कुल हाँ, ठीक हाँ बात है। जी। तो अब अब ये सारी सिचुएशन को देखते हुए भाई साहब, अब अगर सोमवार को मार्केट खुलती है तो किस तरह की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है मार्केट से, और पूरे देखिए, वीक कैसी मार्केट रह सकती है। देखिए, मैं अभी, मैंने जो रेंज बनाई है 22,150 से 23,350, निफ्टी 50 की रेंज है। 22,150 से लेके 23,350। 350।
1350 निफ्टी 50 की रेंज है, यानी कि और 1000 पॉइंट, यानी कि अभी आपको लगता है 1200 कि ये पॉइंट का तकरीबन। मैंने रेंज दिया है, क्योंकि हाँ। डायरेक्शन जो है ना, ये दोनों तरफ बढ़ सकती भी है और घट भी सकती है। तो ये 1200 हम्म। का रेंज है। और हम्म। क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है तो 1000 में काम नहीं बन रहा। और ओके। बैंक निफ्टी जो है 50,750 से लेके 52,950, 50,700 से लेके 750 से लेके 52,950, ये 2200 का बावन रेंज हजार है। नौ सौ पचास तो यानी कि अभी आपको एक तो ये लग रहा है कि भी जो निफ्टी है 750 पॉइंट और नीचे जा सकता है। जा सकता है। और आपने ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा रेंज नहीं रखी है, यानी कि अभी हाँ जी। 904 पे बंद हुई है, तो आपने 450 पॉइंट ही और रखे कि ज्यादा से हाँ ज्यादा जी। 450 पॉइंट जा सकता है। हाँ जी। अब जी। इसमें आप देखिए, इंडियन रुपी है 85 रुपए 23 पैसा है, जी। एप्रिशिएट हुआ है। हाँ जी। ठीक है। पूरे वीक में 23 पैसा। डॉलर 85.46 था, तो उसके अगेंस्ट में 85.23 हो गया जी। है ना। तो ये अप्रिशिएट हुआ है। और ये क्रूड ऑयल कितना घट गया है? 6.5% घटा शायद। है, ये आप 68 डॉलर से नीचे आ गया, जी। ब्रेंट क्रूड, है जी। ना। तो ये और ये बहुत 4 साल में पॉजिटिव है इंडिया सबसे के लिए। 4 साल में सबसे कम लोगे घट हुआ है, कम रेट है ये। हाँ, मतलब काफी पॉजिटिव है इंडिया के लिए। जी। आप पॉजिटिव में देखेंगे तो आप देखिए, एक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आनी है अप्रैल 9 को, हाँ जी। है ना। तो उसमें 25 पैसा वहां पे मनी कंट्रोल में एक पोल सर्वे हुआ था इकोनॉमिस्ट का, 21 ने पार्टिसिपेट किया था, सबने 25 पैसा रिडक्शन की बात करी है। तो ये एक पॉजिटिव है नेक्स्ट वीक के लिए। इन्फ्लेशन जो है हमारा फरवरी का 3.61 था, तो हम्म। मार्च में अब ये 14 अप्रैल को आएगी इन्फ्लेशन की फिगर, तो ये देखने वाली होगी। मुझे लगता है इन्फ्लेशन शुड बी लोअर। ठीक है जी। जी। और कॉर्पोरेट अर्निंग के रिजल्ट्स आने हैं अब नेक्स्ट वीक से। 10 अप्रैल को टीसीएस का आ जाएगा, और बाकी बड़े बड़े कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे, वो देखने वाली बात है। यूएस जॉबलेस क्लेम जो है ना, कि कितने अनएम्प्लॉयड है, जब भी कभी कोई फैक्ट्रियां बंद होती है, कोई इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, कोई कोई भी नेगेटिव न्यूज होती है, तो वहां पे छटाई हो जाती है। तो वो जॉबलेस क्लेम कितने हैं वो देखा जाएगा, फिगर टू बी सीन। अच्छा जी। इन्फ्लेशन बढ़ा रहेगा, ये उसने जेरोम ने कहा है, जेरोम पॉवल ने, फेड का जी। वो है, कि इन्फ्लेशन शुड बी इंक्रीज, एलिवेटेड रहना चाहिए, कंसिस्टेंट ग्रोथ पर इफेक्ट रहेगा। एफपीआई पहले जैसे बीच में बायर हो गए थे, वो अब सेलर हो गए हैं। ये इस वीक के अंदर उन्होंने 13,731 करोड़ का बेचा है, हाँ जी। और 5,638 करोड़ का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लिया है। 4 अप्रैल को 3,484 करोड़ का बेचा है, और डीआईआई ने 1,720 करोड़ का लिया जी। है नहीं। तो सुभाष जी एक चीज ये बताएं कि जैसे मान लीजिए भी 26% का जो टैरिफ बढ़ा है, शेयर मार्केट तो चलिए एक जगह हो गया, ठीक है, लेकिन इसका हमारे इंडिया में कौन कौन से सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि इम्पैक्ट पड़ सकता है, देखो, कि जिससे फार्मा हमारी में, अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत तकलीफ आ सकती है। फार्मा के अंदर अभी क्लैरिटी नहीं है, एग्जाम्ड भी है कह रहे हैं एक, सेक्टर, हाँ जी, अभी तक तो उसमें लेकिन कुछ नहीं लगाया। हाँ, और अभी एग्जाम्ड भी कह रहे हैं, हो सकता है वो 10-1% लगा भी दे। अभी जी। इंडिकेशन आर देयर। जी। तो फार्मा सेक्टर 4 अप्रैल को डाउन हुआ था, इस वजह से कि अभी जी। वो लगा सकता है। जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बायलैटरल ट्रीटी बन रही है, 29 मार्च तक इनकी डिस्कशन हुई थी, 2 अप्रैल को इन्होंने इम्पोज कर दिया उसके बाद। और अब हम्म। दोबारा से डिस्कशन बहुत फास्ट तेजी से चल रही है, कि ये 26 अप्रैल को 26% जो लगाई है, इससे कंफर्टेबल नहीं है ना दोनों तरफ। तो इस पर डिस्कशन है। तो मई से कुछ क्लैरिटी बढ़ेगी, कुछ टाइम लगेगा, तो इससे क्लैरिटी आएगी। तो मेरे को लगता है कि मार्केट उस हिसाब से, डेली न्यूज़ के हिसाब से कम बत्ती होता रहेगा, इसका इम्पैक्ट डेली बेसिस पे रहेगा। जी। कुछ सेक्टर्स में जैसे आईटी सेक्टर है,
अब वहाँ वहाँ पे स्लो डाउन हो रहा है यूएस के अंदर। हम्म। जैसे बताया 5.4 ट्रिलियन का मार्केट कैप घट गया। वहाँ आईटी सेक्टर बहुत बुरी तरह से टूटा है। एलन मस्क की कंपनी का 10% रेट कम हुए हैं और जी। एप्पल का 7% रेट कम हुआ है। कई सेक्टरों में भारी सेलिंग हुई है। और मैं आपको जैसे बताता हूँ, आईटी से इंडेक्स हमारा 9% घटा है ना? निफ्टी मेटल 7.5% घटा है। ऑयल एंड गैस 4% घटा है पिछली वीक। हम्म। रियल्टी इंडेक्स, निफ्टी रियल्टी 3% घटा है। ऑटो 3% घटा है। तो वेरियस सेक्टर में ये डाउनवर्ड है। तो क्या है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे आईटी में स्लो डाउन होता है तो आईटी सेक्टर विल बी अफेक्टेड। और स्लो डाउन क्यों होगा? क्योंकि ये एडिशनल ड्यूटीज लगी है। तो वहां पे इमीडिएट फैक्ट्री लगेगी तो उसमें तो टाइम लगेगा बहुत टाइम भाई। लगेगा उसमें, हाँ, अभी ऐसे कह देने से तो नहीं होगा ना। एक्सपोर्ट में डिफरेंट, मान लो इंडिया से कोई एक्सपोर्ट कर रहा है कोई आइटम, और वो दूसरी जगह, वैसे तो आप देखो तो पीयर इंडस्ट्रीज से हम बेटर हैं, वियतनाम, हम्म, बांग्लादेश। बिल्कुल टेक्सटाइल बिल्कुल। सेक्टर में बिल्कुल हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। टेक्सटाइल बिल्कुल। सेक्टर में वी बिल्कुल। आर बेनिफिशियल। हाँ बिल्कुल, दूसरा, बांग्लादेश से हमारे पास कम कम टैरिफ है, हाँ, हमें उनको बेनिफिशियरी है उनको उसके उनका लिए। ज़्यादा टैरिफ है, पाकिस्तान को ज़्यादा टैरिफ है, बांग्लादेश को ज़्यादा टैरिफ है, वियतनाम को ज़्यादा टैरिफ है, चाइना को ज़्यादा टैरिफ है। उस हिसाब से कुछ एक्सपोर्ट हमारे बढ़ेंगे। सेक्टर हम्म। वाइज टेक्सटाइल में हम बहुत बेनिफिशियल हैं, है हम्म। नहीं? अच्छा। भाई अभी और अभी आई थिंक हमारा टोटल कितना 91 बिलियन डॉलर के आसपास का एक्सपोर्ट है यूएस को। हाँ जी, यूएस को 91 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है। 190 करोड़ का टोटल है हमारा। और बाकी 500 बिलियन यूएस डॉलर का 2030 तक का टारगेट है टू अचीव। हम्म। और अभी हम्म। बायलैटरल ट्रीटी की बात चल रही है, उसमें नेगोशिएशन इज गोइंग ऑन। और उसने इसने, ट्रम्प ने इंडिकेशन दिया है, सभी कंट्रीज को इंडिकेशन दिया है, वहाँ पर्टिकुलरली कोट किया है, इंडिया, वियतनाम, दे आर टॉकिंग टू अस, यानी मैनी कंट्रीज आर टॉकिंग टू दैट, कंबोडिया बातचीत कर रहा है, और नई नई कंट्रीज बातचीत कर रहे हैं। तो वो उनका बायलैटरल एग्रीमेंट बन जाएगा। तो हो सकता है कि वो कुछ ये रेट्स वगैरह इफेक्ट कम हो जाए। और इफेक्ट काफी कम हो जाए। सेक्टर इंडिया का तो, मतलब वैसे देखो तो एक्सपोर्ट में कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन क्या हम्म। है, यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन होती है लेकिन तो वही कह रहा इंडिया हूँ, जब का, अगर अगर कंजम्पशन वहां कम होगी तो फिर हमारा तो एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली कम नहीं हो जाएगा। हाँ, उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। वर्ल्ड वाइड ट्रेड कम हो जाएगा, उसका टोटल ट्रेड कम हो जाएगा, मतलब वर्ल्ड में ही रिसेशन आ जाएगा। वर्ल्ड में तो रिसेशन आ जाए। उसका इम्पैक्ट ज्यादा है। हाँ तो मतलब अमेरिका एक तरह से रिसेशन को लीड कर सकता है ग्लोबली। हाँ जी। सुभाष जी, एक चीज और बताइए, मीडिया में कई जगह 26% टैरिफ की बात करी जा रही, कई जगह 27% टैरिफ की बात करी जा रही, वो मेरी समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन तो है। ये 26% है, 27% है, क्योंकि हाँ। इवन न्यूज़पेपर फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 27% लिखा हुआ था, हाँ, जी। है नहीं? टीवी मीडिया पे एक चैनल कह रहा है 26%, एक 27%। तो ये कहीं क्लैरिफिकेशन भी नहीं आया कि विच वन इज हाँ। करेक्ट। लेकिन वो तो खैर, देखो दोनों चीजें देखनी पड़ेगी हाँ कि वो भाई। एक जगह पढ़ रहा था, एक एक्सपर्ट का ये कहना था इसको एवरेज किया गया है, क्योंकि सब जगह कि 52% कहाँ से निकाल लिया है 26 इन्होंने, क्योंकि तो इंडिया उसको आधा इंडिया कर दिया। 52% की, इसमें उसका बेस दिया है कि 52% इंडिया इम्पोज कर रहा है टैरिफ। हम्म। तो जी। 26% उसका 50% कर दिया। तो हम्म। कोई कह रहा है 54% है तो 27% हो गया। तो 27 मतलब कर दिया। कैलकुलेशन ही तो अभी, और फाइन प्रिंट आ जाएंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है। हम्म। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि अभी ओवरऑल मार्केट में अभी कोई बहुत ज्यादा तगड़ी पकड़ आने की, तगड़ी मजबूती आने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है, मतलब मई तक जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि जब तक ट्रम्प की टैरिफ का जो पॉलिसी इसको है एक महीना उसमें। लगेगा ट्रम्प जी। का टैरिफ में क्लैरिटी आने के लिए, मई के अंदर, है नहीं? ये वैसे भी उन्होंने कहा है मैं मई में इम्पोज करूंगा। तो अभी हम्म। क्लैरिटी आने में एक महीना समझो आप। तब तक मार्केट एस्टिमेट के बेस पे चलता रहेगा, रूमर्स के बेस पे चलता रहेगा, ऊपर नीचे सेक्टर वाइज होता रहेगा। एक बात मैं कह सकता हूँ, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी है नहीं? क्योंकि मार्केट हमारा पकड़ गया था तेजी की तरफ,
है नहीं, और इसका टैरिफ का आ गया और फिर मार्केट डाउन चला गया, और टैरिफ अल्टीमेटली रैशनलाइज हो जाएंगे। इसमें इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, क्योंकि ट्रम्प को लोग जो जानते हैं, ही इज़ ए ग्रेट नेगोशिएटर। वो किसी की नहीं सुनता, वो बोलता ज़्यादा है, अल्टीमेटली वो ही इज मॉनिटरिंग द पोजीशन, और वो यूएस का नुकसान नहीं करना चाहेगा, क्योंकि यूएस का बड़ा नुकसान है और देशों की अपेक्षा। तो वो बिल्कुल ठीक। सिर्फ इसको थ्रेट के रूप में ले रहा है कि जो बाकी लोग क्योंकि इसका ट्रेड बैलेंस जो है ना, वो डेफिसिट चल रहा है। वो तभी ठीक हो सकता है जब लोग टैरिफ हटा दें। जैसे इंडिया से टैरिफ कम करवा लेगा, वियतनाम से करा लेगा, चाइना ने रिटेलिएशन कर दिया, चाइना से बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, वो कुछ उधर वो झुकेंगे, कुछ इधर झुकेंगे। दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट ये है कि अल्टीमेटली चीज़ों को समझकर आगे बढ़े, और वो मेरे को लगता है 1 महीना वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं, और किसी टाइम पर मार्केट बहुत टूटता है तो मेरे उम्मीद के हिसाब से वो एक अपॉर्चुनिटी होगी, बाइंग बनती है। बाइंग बनती है। बाइंग बनती है। सुभाष जी, एक और क्वेश्चन, एक सवाल लोगों के मन में बड़ा उठ रहा है कि भाई अलग अलग देशों ने, सभी ने रिस्पॉन्ड किया है, रिटेलिएट किया है, अपने कमेंट्स दिए हैं, अपनी नाराजगी जताई है ट्रंप के टैरिफ को लेके, लेकिन भारत ने इस पे कुछ नहीं बोला है, चुप्पी साधे रखी है, ऐसा क्यों? देखो रविंदर जी, अल्टीमेटली इंडिया इज डूइंग द राइट थिंग, क्योंकि रिटेलिएशन से कुछ नहीं है। आप एक तो जो लोग डिक्टेट कर सकते हैं, चाइना डिक्टेट कर सकता है, उसका रिटेलिएशन फिर भी चलेगा। इंडिया रिटेलिएट करेगा तो इंडिया को नुकसान है ओके। नहीं, क्योंकि वो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही नहीं। भाई एक छोटा आदमी है, बिजनेसमैन है, वो किसी को गवर्नमेंट को धमकाए तो इम्पैक्ट नहीं आता, और बड़ी बिल्कुल ठीक। इंडस्ट्री धमकाती है तो उसको वो सब लोग सीरियसली लेते हैं। तो इसका भी इंडिया का इम्पैक्ट रिटेलिएशन का लिए नहीं है, और वो तो अभी प्यार मोहब्बत से है, और बायलैटरल एग्रीमेंट से पूरी बात समझ के, और मेरी ख्याल समझदारी यही है कि रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, कमेंट करने से अननेसेसरी कोई फायदा भी नहीं है, और हम्म, बल्कि उसका कोई सॉल्यूशन निकले, बाइलेटरल मीटिंग्स हो, तो उससे अगर कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो वो एक बड़ी बात हो। बिल्कुल। तो सुभाष जी, मैं समझता हूँ जो आपकी बात से आज हम लोगों ने समझा कि भाई मार्केट में अभी फिलहाल 1 महीने तक ऐसे ही रहेगी, अभी आप ये सेंटिमेंट्स देखो के। ना, गोल्ड गोल्ड में रैली रही, इसी वजह से हाँ। रैली थी, है नहीं। अभी थोड़ा गोल्ड सस्ता हो सकता है थोड़ा सा, है नहीं, ओके। हालांकि सेफ हेवन लोग देखना चाह रहे हैं। और जी। आप ये देखो, यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड है, वो 4.5% चल रहा था, वो 4 से नीचे आ गए, जी। है नहीं, क्योंकि लोग है ना ट्रेजरी में पैसा लगा रहे हैं वहां से निकाल के, इक्विटी से। तो अल्टीमेटली जो इक्विटी में नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। मार्केट कैप जो यूएस की घटी है इतना बड़ा, तो वो कहीं ना कहीं ट्रम्प भी इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी इनका जो डॉलर इंडेक्स है वो भी 102 तक चला गया था, अभी 104 है अगेन, है नहीं, लेकिन वो भी डाउन ही है अभी, है नहीं। इंडिया रुपी अप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, तो वो एक इंडिकेशंस है कि भी चीजें बिल, उनको भी थोड़ा सा इस एंगल से देखना पड़ेगा। बिल्कुल मार्केट, मतलब यूएस का तो इतना पैसा, मतलब जो आपने 5 पॉइंट कितना बताया, 5.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर एक दिन में मार्केट कैप कम हुआ है। एक दिन में मार्केट कैप उनका मतलब वाइप आउट एक हो गया, 1 जबकि ट्रिलियन हमारी यूएस इंडिया की डॉलर जो इज पूरी, इक्वल टू 85 लाख करोड़ ऑफ इंडिया। तो इसको मैं वही कह रहा हूँ मल्टीप्लाई कि बाई हमारे 5 तो इंडिया पॉइंट, की, हमारी हाँ इंडिया की पूरी जीडीपी भी अभी 5 ट्रिलियन नहीं पहुंची हाँ, है। 5 ट्रिलियन भी नहीं है पूरी जीडीपी, जी। 4 फोर ट्रिलियन, ट्रिलियन 4.25 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन है। समथिंग। हाँ, जी जी जी। बिल्कुल ठीक है सुभाष जी। तो अभी मौका यही है कि जितना मार्केट टूटे, जितना मार्केट कमजोर हो, तो वो इन्वेस्टर्स के लिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जो लेवल है नेक्स्ट वीक रह सकते हैं वो निफ्टी 22,150 से लेकर 23,350 के बीच में, और बैंक निफ्टी 50,750 से लेकर 52,950 के बीच में रहने की संभावना है। जो लास्ट वीक सुभाष जी आपने जो लेवल्स दिए थे, मार्केट लगभग वहीं रहा, मुझे याद है शायद अगर ठीक से तो 22,950 का आपने लोवेस्ट लेवल हाँ दिया जी, था निफ्टी 22,950 का, दिया था। और 904 पे बंद हुआ है। तो
हाँ जी। लगभग वहीं पहुंच के बंद हुआ। तो दर्शकों, जब भी आप कोई ट्रेड करें, जब भी आप कोई निवेश करें, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि हम लोग जो बात करते हैं यहाँ पे, विश्लेषण करते हैं, वो फिलहाल के न्यूज़ के माध्यम पे करते हैं, क्या सेंटिमेंट्स मार्केट में चल रहे हैं उसके आधार पे। और जिस वक्त आप निवेश करें या ट्रेड करें, उस वक्त हो सकता है कुछ नए डेवलपमेंट्स हो जाएं, तो उसके आधार पे आपको वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी आवश्यक है। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपने धन्यवाद जी, इस सभी चर्चा में व्यूअर्स को भाग बहुत लिया बहुत और धन्यवाद। आसान बनाया, लोगों को हाँ जी। आसानी से समझने लायक बनाया, और हाँ आपकी वजह से लोगों का जो एक फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। और मैं समझता हूं कि लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए कि भाई वो अपने पैसे को कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, जिससे उनका पैसा ग्रो करे। मनी वाइज बी वाइज। धन्यवाद सुभाष थैंक जी। यू, धन्यवाद।